दोबारा स्वागत है हमारे वीडियो में, जिसमें हम 10 मिनट के अंदर, ठीक है, सारी जो टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करते हैं। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा मैं, तुम लोग फटाफट जो टाइम स्किप होता है वहाँ जाके, जिन लोगों ने टॉपिक ऑलरेडी इनको पता है कि हाँ क्या है 1857 का रिवोल्ट, बेसिक आइडिया है उनको, तो वो जाके अपना क्या कहते हैं टाइम स्किप कर सकते हैं इंट्रो का। बाकी इंट्रो शुरू करते हैं कुछ लोगों को समझाने के, जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये रिवोल्ट ऑफ 87 क्या था, बेसिकली एक नाम से पता लग रहा है रिवोल्ट था, ठीक है। किसके अगेंस्ट था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये पहला रिवोल्ट माना जाता है, इसलिए स्पॉय मोटिनी भी इसको बोलते हैं, है ना। जिसमें जो कुछ लोग थे वो ऑब्वियसली ब्रिटिशर से बहुत नाराज़ थे, कुछ लोग नहीं, सभी लोग थे, बट जो रिवोल्ट करा था वो कुछ ही लोगों ने करा था। तो जिसमें जो हमारे सोल्जर्स भी थे, ठीक है, जिसमें हमारे फार्मर्स भी थे, है ना, जिसमें हमारे कुछ किंग्स भी थे, उसका भी तो बता दूंगा, किंग्स क्वींस वगैरह सब भी क्यों रिवोल्ट कर रहे थे वो भी आगे रिवीजन में पता लग जाएगा। तो बेसिकली सारे रिवोल्ट करे गए थे, हालांकि इनका रिजल्ट कुछ नहीं आया, ये सब लोग हार गए, इनको अच्छी खासी हार मिली, लेकिन उसका रीज़न की वजह से काफ़ी सारे रिफॉर्म्स वगैरह आए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं भाई अपना जो यहाँ का पोर्शन है। तो द रिवोल्ट ऑफ 87 वॉज द फर्स्ट लार्ज स्केल रेबिलियन अगेंस्ट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ रूल कर रही थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट सबसे पहला एक बड़ा रेबिलियन था। उसके बाद रेबिलियन स्टार्ट कब हुआ था, 18 मई 1857 को मेरठ के अंदर स्टार्ट हुआ था। एंड इसको क्या बोलते हैं, स्पॉय मोटिनी भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको बोला जाता है ना। तो अगर कोई तुमसे पूछे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे आंसर लिखो, या फिर इस पर कोई क्वेश्चन बन जाए, तो तुम लोग यही यहाँ पे टिक करना है या फिर लिखना है इसके बारे में, ठीक है। तो पॉलिटिकल कॉज क्या था इसका, डॉक्ट्रिन ऑफ लीव्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लीव्स का मतलब क्या था कि जैसे अगर आप हो, ठीक है, आपका कोई बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल बच्चा अगर नहीं है, तो आपका जो भी ज़मीर, जो भी आपका जो किंगशिप है, किंगडम है, वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये डलहौजी ने यहाँ पे ऑर्डर आया था। तो फिलहाल मैं कहाँ पे था, डलहौजी ने ये जो लॉ था वो इंट्रोड्यूस करा था। उसके बाद इसके अंदर इन्होंने कौन से कैप्चर कर लिए थे, सतारा कैप्चर कर लिया था, झांसी कैप्चर कर लिया था, नागपुर, संभालपुर, ये सबको कैप्चर कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। एंड झांसी का तो मतलब पता ही है, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो लड़ी थी, एंड रीज़न वही था क्योंकि उनका कोई जो ब्लड जो किंग था वो नहीं था वहाँ पे, इस वजह से। बाकी एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो पढ़ लेना भाई। बाकी रिमूवल ऑफ इंडियन रूलर्स इन प्रिंसेस, ये तो तुमको पता ही, डॉक्ट्रिन ऑफ लीव्स के बारे में। एंड इकोनॉमिक कॉस्ट क्या था इसके, हैवी लैंड जो रेवेन्यू थे, हाई टैक्सेशन, वो तो तुमको हमेशा ही पता रहता है। बाकी एक सेकेंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये भी तुम लोगों को पता ही होगा। बाकी ब्रिटिश गुड्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट, है ना। एंड ज़मींदार, पीजेंट एंड आर्टिशन सफर्ड। ज़मींदार कहाँ सफर्ड कर लिया भाई, चलो ठीक है फिलहाल। तो पीजेंट एंड आर्टिशन जो थे उन्होंने सफर्ड करा था। तो बेसिकली क्या था, यहाँ पे ये लोग जो टैक्सेशन वगैरह लगाते थे, रेवेन्यू लगाते थे, और जो हैंडीक्राफ्ट इंडिया का जो सबसे पॉपुलर था बाहर के देशों में, उसको उन्होंने ख़राब कर दिया था। उसका रीज़न क्या था, ये लोग यहाँ पे टैक्स लगा देते थे हमारे ऊपर, जिसकी वजह से टैरिफ लगा देते थे, जिसकी वजह से हमारा जो टैक्स था वो बहुत मतलब ज़्यादा हो जाता था हैंडीक्राफ्ट का, तो उसका जो मनी वैल्यू थी वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इस वजह से वो लोग भी उस चीज़ को नहीं खरीद पाते थे, है ना। मतलब बाहर के जो लोग थे, या फिर जो ब्रिटिशर्स की जो फिनिश गुड्स थे, जो हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल से बनते थे, वो ज़्यादा चीप होते थे, वो ज़्यादा लोग खरीदते थे। तो ये बेसिकली एक पॉइंट है। बाकी फियर ऑफ फोर्स कन्वर्सन इनटू क्रिश्चियनिटी, ये रिलीजियस कॉज है। उसका एवोल्यूशन ऑफ सती, है ना, विडो रीमैरिज एक्ट यहाँ पे लाए थे, तो इस वजह से भी लोग नाराज़ थे। हालांकि क्यों थे तो तुमको पता ही है भाई, सोच कैसी होती है। बाकी तो क्रिश्चियनिटी के जो कन्वर्जन है उसके अगेंस्ट भी थे लोग। बाकी इंटरफेस इन द सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स एंड मिशनरी एक्टिविटीज़ क्रिएटेड सस्पिशियस। अब यहाँ पे क्या था, देखो, जो रिलीजन एक्टिविटी में यहाँ पे क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट करवा रहे थे। बाकी सती जो प्रथा चलती थी, उनको बताया, जो जला दिया जाता था, ठीक है, वुमेंस को हस्बैंड के साथ में, अगर हस्बैंड मर जाता था तो, ठीक है, ख़त्म हो जाता था। उसके बाद उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, है ना, ऐसा नहीं है चलाने का, ख़त्म करने की वजह से यहाँ पर रिविलियन हुआ था। बाकी इंटरफेस इन सोशल रिलीजियस कस्टम्स, है ना, इंटरफेरेंस कर रहे थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा, है ना, कि ये मत करो, वो मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसका मिशनरी एक्टिविटीज़ क्रिएटेड सस्पिशियस, ठीक है, तो सस्पिशंस। बाकी यहाँ पे मिलिट्री कॉज क्या था, ठीक है, लो सैलरी, पुअर कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड नो प्रमोशन फॉर इंडियन सोल्जर्स, में काफ़ी ज़्यादा उनके डिस्क्रिमिनेशन होता था। बाकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे होता था, है ना, ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा। जो तुमने सुना होगा कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउडेड, वो इंडियन आर्मी में भी अप्लीकेबल होता था। जो इंडियन आर्मी के जो फिर सोल्जर्स थे, उनको वहाँ पर एंट्री करने का कोई अधिकार नहीं था। बाकी जनरल सर्विस जो एनलिस्टमेंट एक्ट है, उसको भी यहाँ पे लाया गया था। एंड ऑब्जेक्शन टू द ओवरसी सर्विसेज काली पानी। अब काली पानी बेसिकली क्या है, यहाँ पे पानी काला नहीं है, यहाँ पे जेल की बात हो रही है, जो कि हमारा अंडमान एंड निकोबार है, तो उसको ये लोग क्या कहते हैं, ओवरसीज़ कहना चाह रहे हैं।
हालाँकि तब ओवरसी था, आई टू बी ऑनेस्ट डोंट नो, बट अंडमान निकोबार का जो काले पानी है वहाँ की बात करी जा रही है। तो वहाँ पे सर्विस करने के लिए लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे, क्योंकि ऐसा था इंडियन जो वहाँ पे कोई ब्रिटिशर जाना नहीं चाहता था, है ना? इंडियन को भेज के वहाँ का बस खाली टाइम बचाना चाहते थे बेसिकली लोगों का, क्योंकि ब्रिटिशर आर्मी बहुत ही कम थी, सब इंडियन ही थे जो सोल्जर वोल्जर थे, सब उन्हीं की बलि चढ़ती थी हमेशा। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, अब ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या था कि एक यहाँ पे इनफील्ड राइफल थी, ठीक है? तो इस राइफल में क्या था कि जो तुम्हारी गोली होती है, ठीक है, कार्ट्रिज बोलते हैं इसको, तो कार्ट्रिज उसमें आगे से भरनी पड़ती है, ठीक है? पहले ऐसा नहीं था कि मतलब तुम लोग ऐसे यहाँ पे गोली चलाई, ठीक है, वो जो यहाँ पे एक वो आता है उसको आगे पीछे करके सेट कर दी गोली, ऐसा नहीं होता था। पहले होता था कि वो कार्ट्रिज को खोलते थे, ठीक है, इस तरह की कार्ट्रिज होती थी स्क्वायर शेप में या फिर क्यूब शेप में, तो वो ना एक कपड़े से बंधी होती थी, है ना? अब बेसिकली कार्ट्रिज में वही बारूद वगैरह वो सब होता था, तो वो इसके अंदर डाल के यहाँ भर देते थे इस जगह पे, एंड यहाँ पे गोली लगा के फिर वो जब फायर करते थे तो ये एक्सटिंग्विश होके गोली आगे जाती थी, है ना? इस तरीके से। तो वो जो कार्ट्रिज थी, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं, एक काम करता हूँ इससे लिखता हूँ मैं, ठीक है? इस टाइप की कार्ट्रिज थी, मैं अभी फ़िलहाल इस शेप का मान के चल रहा हूँ, ठीक है? इसमें यहाँ पे कपड़ा लगाते थे, तो कपड़ा क्या होता था, वो सूअर की चर्बी से बना होता, सूअर एंड काऊ की चर्बी से बना होता था। तो बेसिकली ये सूअर की चर्बी की वजह से जो मुस्लिम जो लोग थे वो नाराज़ हो गए थे, एंड जो काऊ की चर्बी थी उस वजह से ऑब्वियसली हमारे हिंदूज़ लोग नाराज़ हो गए थे। तो इस वजह से ये रेबेलियन, इमीडिएट रेबेलियन इसको बोला गया, क्योंकि इसके बाद ही ये सब शुरू हुआ था। देखो यहाँ पे काऊ एंड पिग फैट से क्या बना था, कार्ट्रिज बना था, तो ग्रीस्ड होता था, है ना? ऑब्वियसली ताकि फटे ना वो। बाकी सोल्जर हैड टू बाइट द कार्ट्रिज, उनको बाइट करके खोलनी पड़ती थी। ऑब्वियसली तुम्हारे पास कैंची तो लेके जाओगे नहीं, वहाँ पे तुमको बाइट करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, फिर जो अंदर का बारूद है वो उसका जरूर भरना पड़ेगा कार्ट्रिज के अंदर। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो समझ के हो कि बाकी यहाँ पे रिबेलियन फेल क्यों हुआ, क्योंकि कॉमन जो क्या कहते हैं लीडरशिप था। हालांकि उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। तो हमारा बिगनिंग कहाँ से होती है, यहाँ पे इस यहाँ से होती है जब मंगल पांडे अटैक कर देते हैं ब्रिटिश ऑफिसर को पे। हालांकि शुरू में ये बस जो अपने मिलिट्री है यहाँ पे, इनका ही यहाँ पे जो अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है, वही था। तो वही रेबेलियन कर रहे थे, लेकिन बाद में ये बढ़ा कैसे वो चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे। तो मंगल पांडे अटैक करते हैं, मंगल पांडे एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार देते हैं, ठीक है, जिनके बाद उनको ऑब्वियसली फांसी होती है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है इस डेट को 8 अप्रैल 1957 को। उसके बाद 10 मई 1857 को रिवोल्ट ऑफिशियली बिगिन होता है मेरठ के अंदर। तो फिर क्या कहते हैं, सब लोग दिल्ली वगैरह जाते हैं, जितने वहाँ के लोग हैं सब दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली किसके पास जाते हैं, बहादुर शाह सेकंड के पास। उसको बोलते हैं कि भाई तुम हमारा वो बन जाओ, प्रधान बन जाओ हमारे। उसके बाद आपको अलग राजा भी बना दिया जाएगा अगर हम लोग ब्रिटिशर को भगा देते हैं सक्सेसफुली, तो है ना। उसके बाद राणा साहिब यहाँ पे, जहाँ पे सेंटर बताया जा रहा है कहाँ कहाँ रखे गए थे सेंटर, तो यहाँ पे कानपुर रखा गया था जिसका नाना साहिब है, दिल्ली के यहाँ बहादुर शाह सेकंड, एंड यहाँ पे लखनऊ के अपने बेगम हजरत महल, एंड झांसी में थी अपनी रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में थी अपनी तात्या टोप। उसके बाद यहाँ पे बिहार में अपना कंवर सिंह, एंड बरेली के अंदर खान बहादुर खान। उसका फैज़ाबाद में कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह, है ना। तो ये लोग थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट देख लो जो एसएससी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बहादुर साहब वॉज द डिक्लेयर्ड एज एम्परर डिक्लेयर कर दिया था उनको, ठीक है। ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली इन सितंबर 1857। उसके बाद कानपुर में क्या था, लेड बाय नाना साहिब असिस्टेड बाय तात्या टोप। लखनऊ के अंदर लेड बाय बेगम हजरत महल, ब्रिटिश रेजिडेंसी वॉज बिजाइन। उसके बाद यहाँ पे झांसी था, रानी लक्ष्मीबाई फॉट ब्रेवली, शी डाइड इन द बैटल 1958 के अंदर। में तो तुमने सुना होगा खूब लड़ी मदारी झांसी वाली रानी थी, तो वो यहीं से लिया गया था। उसका बिहार में क्या था, कंवर सिंह लेड द रिवोल्ट डिस्पाइट बीइंग 80 ईयर ओल्ड थे, फिर भी इन्होंने जो रिवोल्ट था उस पर पार्टिसिपेट करा था। एंड रिजल्ट क्या निकला, अब देखो जितना तुमको कहानी बताई है मैंने, उससे पहले तुमको ये बता दूंगा पहले, लेकिन इसमें तुम्हारा जो मेजर पोर्शन है वो यही था कि यहाँ पे जो चीज़ें थी डॉक्टर नेवलिस वगैरह ये सब तुमको पढ़ना है, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, डेट याद कर लेना, सेंटर से याद कर लेना, पूछ लेता है। और उसके बाद अभी जो तुमको यहाँ पे जो ये वन लाइनर है ये सब ज़रूर याद करना है तुमको, क्योंकि यही मेजरली पूछ लिए जाते हैं। चलो फिलहाल अपना देखते हैं कि ये रिवोल्ट क्यों फेल हुआ। तो नो कॉमन लीडरशिप थी, यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं था, जैसे अभी जनता दल प्रोटेस्ट हुआ था सेम वैसा ही। उसके बाद लैक ऑफ नेशनल यूनिटी थी यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली वो रिलीजियस ज़्यादा था मैटर एज़ कम्पेयर टू नेशनलिटी वाला, नेशनलिज्म वाला। उसका लिमिटेड जोग्राफिकल स्प्रेड था, एंड मतलब खाली नॉर्थ में स्टार्ट होता, साउथ में का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। बाकी लैक ऑफ मॉडर्न वेपन एंड रिसोर्सेज नहीं थे इनके पास कोई भी, और सामने वाले के पास तो भाई गोली भर दी थी उन सब लोगों ने। कहना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, बट मतलब वैसे बता रहा हूँ कि उन लोगों ने ऑब्वियसली आर्म्स एंड मिशन के पास ज़्यादा थे, एंड इस वजह से
जो इधर के सोल्जर थे हमारे इंडियंस वाले, ठीक है, उनको काफ़ी दिक्कत हुई थी। बाकी पुअर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ऑब्वियसली वहाँ पे कोई बात करने का ज़रिया नहीं था उनके पास, वहाँ पे टेलीग्राफ था उन लोगों के पास, हमारे पास टेलीग्राफ नहीं था। एंड मैनी इंडियन रूलर रिमेन्ड लॉयल टू ब्रिटिशर्स, तो कुछ लोग थे तो ब्रिटिशर के साथ रॉयल, जैसे जिंदा मैदान में अभी हुआ था सेम वैसा ही। बाकी ब्रिटिश हैड बेटर मिलिट्री स्ट्रेंथ, ओके। एंड रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट क्या था अपना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड एक्सटेंडेड, है ना। उसके पावर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन, ये सब याद करने तुमको भाई, यही यही पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइस रॉय, फर्स्ट वाइस रॉय कौन था अपने, लॉर्ड कॉर्निंग, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी मुगल रूल एंडेड कब हुआ था, बहादुर शाह सेकंड पर ही ऐड हुआ था, ठीक है, जिन्होंने एक्साइल कर दिया गया था रंगून के अंदर, यगुन बोला जाता है इसको आज का प्रेजेंट डे में। बाकी डॉक्टराइन ऑफ लेप्स वॉज अबॉलिश हो गया था। बाकी ब्रिटिशर प्रोमिस्ड नॉट टू एनेक्स स्टेट आर्बिट्रेटरली, वाह। उसके बाद यहाँ पे चेंज इन आर्मी, यहाँ पे क्या करता है, इंक्रीज रेशियो और ब्रिटिश सोल्जर, यानी इंडियन सोल्जर की जगह ब्रिटिश सोल्जर भी बढ़ाए गए थे वहाँ पे। बाकी रिक्रूटमेंट ऑफ पॉलिसी चेंज एंड प्रमोशंस भी दिए गए थे उसके बाद यहाँ पे इंडियन इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं ये ध्यान रखना, एनेक्सेशन ऑफ जनरल सर्विस एक्ट। बाकी यहाँ पे मुगल पांडे अटैक, एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे, और यहाँ पे सब डेट दी हुई है भाई, पढ़ लेना। एंड वन रहना जरूर याद कर लेना, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, जूम कर दिया मैंने, तो इसको जरूर पढ़ लेना, बस भाई ये जो मैं तुमको बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं तुम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।